हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अपन ने अभी तक बेसिक ग्राफ के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है। आपके पास में लगभग 11 या 12 मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप उनको आगे की जो भी चीज़ करनी है उससे पहले पूरा कंप्लीट जरूर है। ठीक है, अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, और ये जो भी चैप्टर अपने ग्राफ्स के रूप में लिखा है, ठीक है, या समझा है, ये आगे अपने पास कैलकुलस, ठीक है, मतलब 12th के अंदर बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो अगर ये आपको चैप्टर पूरा आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाली। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आने वाली। तो आज का लेक्चर मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है, मतलब संबंध, तो हिंदी में तो इतना सब जानते हो। फंक्शन क्या होता है, मतलब फलन। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और इन दोनों को कैसे क्या लिखते हैं, ये होते क्या हैं, इनमें कुछ तथ्य क्या है, या इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी क्या यूज में आ सकती है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो छोटा ही लेक्चर है, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, बट आपने को उसको सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, इससे पहले मैं एक टॉपिक और बोलता हूँ, वो आपको मैं अलग से करवाऊंगा, उसके 1 या 2 या 3 लेक्चर और बनेंगे। ठीक है, तो वो अपलोड हो जाएंगे आपके पास। सेट, या मैं बोलता हूँ उसको समुच्चय। अगर ये चीज आ जाए तो फिर रिलेशन पढ़ना, अगर रिलेशन आ जाए तो फिर फंक्शन पे कुछ। समझ गए क्या करना है? मुझे समुच्चय के या सेट के बारे में पता हो कि सेट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेट से बताएंगे कि सर ये रिलेशन सेट से ही कुछ निकला हुआ है, और फिर रिलेशन से ही कुछ क्या निकला हुआ है, कुछ कंडीशन लगने पे फंक्शन बना हुआ है। अगर मुझे ये तीनों चीज आएंगी तो फिर इसके बाद में मेरे पास ये जो पार्ट बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं अपन कैलकुलस। ये कैलकुलस का या कलन, हिंदी में बोलते हैं कलन। ठीक है, कैलकुलस इंग्लिश में याद रखो आप, कैलकुलस, कैलकुलस कैलकुलेशन। बट कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, वो करनी है हमें बेसिक ग्राफ के तरीके से। अलग अलग मेथड पढ़े, अच्छा, अलग अलग क्रियाविधि देखी। तो सबसे सीधी सी बात है, आपको कैलकुलस के पार्ट में ये 3 टॉपिक तो आने ही चाहिए। अगर मुझे ये 3 टॉपिक आते हैं तो फिर मैं आगे के 12th वाले चैप्टर भी आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे से लगाव रखते रहो इसी तरह। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कि सेट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम इस टॉपिक की कि सेट क्या होता है सर। अच्छा, एक बात बताओ कि भी ब्रह्मांड, कॉस्मोस, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। पृथ्वी भी है, मतलब प्लेनेट्स भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं। ठीक है, तो आप एस्ट्रॉइड भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो एक ब्रह्मांड में बहुत सारे तो क्या हो गए, तारे वगैरह, ग्रह वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। वो इसकी क्या हुई, एलिमेंट, अवयव। वो इसके क्या हुई, एलिमेंट या अवयव हुई। ऐसे मैं बोलूं कि सर वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी हैं, जिनमें पूर्णांक संख्याएं भी आ गई, पूर्णांक संख्याओं के अलावा प्राकृत संख्याएं भी आ गई। प्राकृतिक, सॉरी, नेचुरल नंबर मैं लिखते जाता हूं, आप उसको समझते जाना कि रियल नंबर्स क्या है। कि आप एक चीज बताओ कि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, जेड, या फिर इसको आई से इंटीजर, या फिर अपने पास जेड से बोलते हैं इंटीजर नंबर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को याद करना है एज इट इज की ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। इंटीजर नंबर,
पूर्णांक संख्याएं। अभी आगे एग्जांपल दूंगा कि मैं ये कौन कौन सी होती है पूर्णांक संख्याएं। फिर मैं बोलूँ रियल नंबर, रियल नंबर से पहले चलो एक और लिख लेते हैं रैशनल, इसको लिखते हैं अपन क्यू से, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, या फिर मैं बोलूँ कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट, सी ऊपर छोटा सा सी लगा दो क्यू के ऊपर, ठीक है, कौन सी हो गई इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। तो ये सारी क्या है नंबर। अब फिर इनसे क्या बोलता हूं मैं कि आर रियल नंबर, रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर क्या होती है वास्तविक संख्याएं। नाम आपने सुन रखे होंगे शायद, में मुझे जहां तक पता है 10th क्लास में आपको पहला या दूसरा चैप्टर यही मिलता है। फिर इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स, सी से डिनोट करते हैं इसको और क्या लिखते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इंग्लिश में बोल देते हैं और सम्मिश्र संख्याएं हिंदी में बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो कि हमें ये चीजें पता है कि ऐसी ऐसी संख्याएं तो होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली चीज ये आपको दिमाग में रखनी है। अब एक चीज बताओ, मैंने बोला कि वास्तविक संख्याओं का एक समूह है। अब वास्तविक संख्याओं में तो सारी संख्याएं आ गई ना। अब सारी संख्याएं कौन कौन सी आ गई वो सोच के बोलो। सारी संख्याएं कौन सी आ गई भाई, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4, ये सारी क्या है प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। फिर मैं बात करता हूँ होल नंबर की, तो इसी के आगे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि इंटीजर नंबर तो मतलब -1 -2 ये भी आ गई, -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक और कुछ इनफाइनाइट तक, सही है कि नहीं। अच्छा फिर मैं बोलता हूँ कि रैशनल नंबर। अच्छा रैशनल नंबर मतलब आपके पास में p/q की फॉर्म में नंबर है आने लग गए p/q की फॉर्म में। और q क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो अगर q ही 0 हो गया तो फिर तो किसी नंबर के बट्टा में 0, किसी नंबर के अपॉन में 0 क्या बन गया अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता, अपरिभाषित चीज है, कुछ नहीं पता उसके बारे में, सही है कि चल। तो क्यों क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। चल ये क्या है रैशनल नंबर, मतलब आपके पास में जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन मतलब फ्रैक्शनल नंबर है 1/2 3/4 4/5 6/10, ये जितनी भी नंबर हैं सारे क्या है फ्रैक्शनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, जितने भी नंबर थे वो जितने भी क्या होते हैं p/q की फॉर्म में नंबर थे वो सारे के सारे क्या हो गए आपके पास में रैशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैं बोल देता हूँ कि √2 पाई, ये क्या है इरेशनल नंबर, समझ गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यही तो ध्यान देना था कि अगले ने बोला कि वास्तविक संख्याओं का समूह। तो वास्तविक संख्याओं में तो ये सारे ऊपर के अपने पास प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी मिला के क्या बनाती है अपने पास वास्तविक संख्याएं। और फिर इनसे इन रियल नंबर से बढ़ के भी क्या आता है आपके पास में, इनसे भी बड़ा समूह क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसको लिखने का तरीका क्या है बस वो समझना था अपने। मैंने बोला सेट, सेट मतलब क्या हो गया ब्रह्मांड था। अब ब्रह्मांड में तो बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, प्लेनेट हैं, सारे भी एस्ट्रॉयड हैं, जितने भी सारी चीजें आ गई। फिर मैंने बोला कि पृथ्वी है, बृहस्पति है, अर्थ है, सैटर्न है, ये क्या है भाई उसके एलिमेंट हैं, उसके ब्रह्मांड के जो एक पूरा समूह था उसकी क्या है ये अवयव हैं, एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे बड़ा एक समूह था, उस समूह को तो क्या बोलने वाला हूं मैं सेट। बस सीधी सी बात है। पहली चीज क्या बोली मैंने, उस बड़े समूह को तो क्या बोलते हैं अपन सेट बोलते हैं। और उस सेट के अंदर, उस बड़े समूह के अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग अपने पास क्या दे रखे हैं सब सेट, उप समुच्चय। ग्रह था उसका क्या निकला उपग्रह, सेम वही लॉजिक लगाओ,
सेट था उसका क्या बना, सबसेट, उप समुच्चय, समुच्चय का उप समुच्चय। तो सीधी सी बात क्या बनी कि सपोज आपके पास में था एक रियल नंबर, इसके ये सारे के सारे क्या बनने वाले हैं, सबसेट। कौन कौन, ये जितने भी अपने पास इरेशनल नंबर तक की जितने भी संख्याएं थी वो सारी। मैथ को पढ़ने का तरीका है एप्लीकेशन देखो, और एप्लीकेशन या अनुप्रयोग देखो। अब वो अनुप्रयोग क्या है भाई, अनुप्रयोग तो ये बोलता है कि सर हमें ये संख्याओं के बारे में बताओ कि ये संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब इन संख्याओं से बन के ही तो क्या बना, सेट या समुच्चय बना, सही है। अच्छा, फिर मैंने बोला इन सबसे बड़ा समुच्चय की कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो ये सारे आते हैं, ये रियल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 11th के अंदर है तो ये अपने पास चैप्टर पढ़ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कि वहाँ पे आप देखते हो कि z बराबर x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b। इस i को क्या बोलते हैं, आयोटा, जिसमें ये x और y क्या होते हैं, रियल नंबर। तो बन गया कि नहीं बन गया, ये सबसे बड़ा सेट है, मतलब सबसे बड़ा समूह, बाकी सारे छोटे छोटे समूह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि संख्याओं की जानकारी लेना, कि सब संख्याएं क्या हैं और कौन सी चीज़ को क्या बोल रहे हो आप। तो इन्हीं चीज़ों को अलग अलग अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कौन से होगी, 1 से लेके जितने भी नंबर चल रहे हैं अपने पास, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे तो नहीं बता सकता कितने तक जा रही है, बट ये तो बता सकता हूँ कि 1 से शुरू होती है। फिर मैं ऐसे बोलूँ कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो 0 और शामिल कर दो, जितनी भी अपने पास प्राकृत संख्याएं उसमें 0 और शामिल कर दो, क्या बन गई, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब ये एक सेट बोल दिया मैंने, सही है कि नहीं। अच्छा, तो ये सारी अपनी अपनी जगह तो सेट है ही, लेकिन इनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे छोटा सेट कौन सा है, ये तो अपने को बता ही दिया मैंने कि सबसे बड़ा सेट सम्मिश्र संख्याओं का होता है, उसमें रियल नंबर भी आएगा, रियल नंबर में तो ये सारी संख्याएं आती हैं अपने पास, समझ गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रियल नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी संख्या, अब वो कितने की मुझे नहीं पता, सारी आ गई बीच में, बीच में जितनी, अब वो परिमेय थी, अपरिमेय थी, भिन्नात्मक थी, ठीक है, या पूर्ण थी, अपूर्ण थी, कुछ नहीं पता मुझे तो ये पता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की सारे के सारे नंबर से सामने, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स की बात की, तो आपके पास में x और y तो क्या रहेगी, वास्तविक भाग रहेगी भाई, ये x को तो क्या बोलते हो, वास्तविक या रियल पार्ट, y को क्या बोलते हो, इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग, ठीक है। तो आपको यही दिमाग में रखना था कि x और y तो आपके पास में वास्तविक संख्याएं हैं, पर x प्लस आयोटा y को लिखोगे कैसे, सम्मिश्र संख्याओं के रूप में z, ठीक है। चलो तो ये समझा हमने सबसे पहले कि ये संख्याएं क्या, समुच्चय के बारे में थोड़ी जानकारी। अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि भाई समुच्चय तो पढ़ा रहे हो सर, तो समुच्चय को लिखते कैसे हैं, क्या होता है, थोड़ी जानकारी और दो। तो समुच्चय में थोड़ी जानकारी और लेते हैं, वैसे अलग से आपको अलग से सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, बट यहाँ मैंने बोला कि इन तीनों में अपने पास एक संबंध बनाना है, इन तीनों के बीच में संबंध बनाना है, इन तीनों के बीच में एक दूसरे से कैसे लिंक कर रहे हैं, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये देखना है अपने को इस लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो पहले बोला मैंने सेट को या समुच्चय को लिखोगे कैसे, हमेशा कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर कौन सा, अल्फाबेट, कैपिटल लेटर कौन सा, अल्फाबेट, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, किसी से भी लिखोगे किससे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल अल्फाबेट्स, समझ गए। ये सेट मैंने बोला सेट ए, सेट ए में मैंने बोला कि 3 अवयव हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। अच्छा, इस अपने को ब्रैकेट कौन सा लेना है, कर्ली ब्रैकेट या मजला कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट या मजला कोष्ठक, ये सारे एक दूसरे से अलग अलग अवयव हैं। अब सेट तो ये भी बन सकता था, सेट तो ये भी बन सकता है $, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 3। लिखने का तरीका है
क्या बोल रहा हूं मैं, ये अपने पास समुच्चय बोल रहे हैं, इनको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे कुछ भी लिखो आप। नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है, तो अवयवों की संख्या दिख रही है भी, इसमें भी 1 2 3 है, 1 2 और 3 बोला ना अभी मैंने। ब्रह्मांड था, ग्रह कितने, उपग्रह कितने, ठीक है, तो ग्रहों का ये क्या हो गया समुच्चय, ग्रह कितने हो गए भाई अपने पास, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, ये जितने भी 6-7 उपग्रह हैं वो सारे हो गए ग्रहों का समुच्चय। समझ गए। तो ऐसे मैं किसी भी एलिमेंट का क्या बना सकता हूँ, मतलब कि जितने भी एलिमेंट उनका क्या बना सकता हूँ, एक समुच्चय बना सकता हूँ, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, फिर समुच्चय ये बोल दिए मैंने कि बड़े अक्षरों से लिखना है सर आप, बिल्कुल सर बड़े अक्षरों से लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है समुच्चय। आ गया समझ में था। चलो अब बात करते हैं अपन कि सर सेट के बारे में इतनी जानकारी दी आपने, अब मैं बोलूँ कि A इज द सबसेट ऑफ B, क्या बोलता हूँ, A B का उपसमुच्चय। बोलने का तरीका देखो, ये ऐसे डेटा हुआ यूं लिख रहा हूँ ना ऐसे करके, इसका मतलब क्या चल रहा है, सबसेट, इसका मतलब क्या चल रहा है, सबसेट या उपसमुच्चय। क्या बोला मैंने, सबसेट या उपसमुच्चय। A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A के अवयव B में होने चाहिए कि B के अवयव A में होने चाहिए, ठीक है। तो A इज द सुपर सेट ऑफ B, मतलब B के सारे अवयव किसमें आने चाहिए, A, तो ये तो क्या हो गया सुपर सेट, मतलब बड़ा समुच्चय, सुपर सेट, और ये क्या हो गया सबसेट, छोटा समुच्चय। इसके सारे के सारे अवयव इसमें आ रहे हैं तो बड़ा बोलिए, अगर ऐसे लिख रहा हूं और अगर उल्टा लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, B बड़ा है, जिधर इसका, ये ध्यान रखो, जिधर इसका मुंह खुला है वो क्या रहने वाला है, छोटा, और जिधर अपने पास मुंह बंद है, भाई जिस यू का मुंह बंद है उधर क्या रहने वाला अपने पास, छोटा। समझ गए, वही बोला है, B छोटा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो छोटा और बाकी का बड़ा, ठीक है, सुपर सेट या सबसेट। पृथ्वी था, अब पृथ्वी में भी तो अपने पास क्या हो गया, भी पृथ्वी का तो उपग्रह है चंद्रमा, तो वो इसका एक क्या हो गया, सबसेट, उपग्रह, सबसेट, उपसमुच्चय। समझ गए। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेट के बारे में अपने को इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे मैं अगले वाले लेक्चर में जब भी सेट पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपना, कि इन चीज़ों में कैसे रिलेट करवाना एक दूसरे को, संबंध बनाना एक दूसरे से, ठीक है। चलो, तो अब पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में थोड़ी जानकारी। रिलेशन क्या है भाई, एक चीज बताओ, मम्मी और पापा के बीच में रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का, मम्मी, मॉम एंड डैड, या मम्मी और पापा, ठीक है। क्या रिलेशन है, दोनों तरफ है, मम्मी या मॉम क्या होगी, वाइफ, डैड इनका क्या हो चुका, हस्बैंड। थोड़ा सा लॉजिक समझो बस, क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉजिक समझना जरूरी है अपने। इन दोनों के बीच में, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है, किसके बीच में, अपनी मम्मी और पापा के बीच में, सही है। फिर मैं बोलूँ, इन दोनों का अपने क्या है भी, सन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डॉटर। हम क्या है, इनके, इन दोनों के क्या है, बेटा या बेटी, सही है। तो हम तीनों के बीच में एक क्या बन चुका, रिलेशन, और हम क्या है, एक फैमिली। अब मैं इसको सिर्फ छोटा लेके बोल रहा हूँ, आप तो दादा दादी को भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब ऐसे अगर मैं इस चीज़ को सोच के देखूँ तो पूरा बड़ा बहुत सारा बड़ा, और चाचा चाची सब बहुत सारे हो गए, वो सब क्या हो चुका है, एक रिलेशन हो गई, एक तरीके से अपने सारे संबंधित हो गए, सगे संबंधित होते हैं कि नहीं होते भी, वो तो सब जानते हो आप, ठीक है। तो वो सारा क्या हो चुका अपने पास, एक फैमिली, सही है। चलो, अब इसी चीज़ को देखो मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ, रिलेशन। अब रिलेशन क्या कहता है, देखो
कि आपके पास में ए कोई बंदा था और एक बी कोई बंदा है। ए कोई बंदा था, बी कोई बंदा है। ए एक क्या चल रहा है आपके पास में, समुच्चय, या मैं सेट ही बोलता हूँ, बार बार इंग्लिश में छोटा लिखना पड़ता है, हिंदी में ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है, तो मैं सेट लिख देता हूँ। ठीक है, कि ए कोई सेट था, बी कोई सेट अपने पास, मतलब एक फैमिली ए की थी, एक फैमिली बी की थी। इन दोनों में कोई रिलेशन था। तो अभी तो मैंने बोला छोटी सी चीज़, इन दोनों में एक रिलेशन था हस्बैंड और वाइफ का। तो क्या बन चुका, संबंध बन चुका, नहीं बन चुका? सही है कि इन दोनों में एक संबंध था। फिर मैं बोलूँ कि सेट ए में आपके पास 3 अवयव हैं, मतलब 3 आदमी थे। अब कोई भी हो सकते हैं, दादा दादी कुछ भी मानो। सेट बी में भी कोई 3 आदमी है, या सपोज 2 आदमी है, जैसे एट द रेट और हैश मान लेते हैं। अब लिखने का तरीका है वो कुछ भी लिखो। इसमें 3 आदमी थे, इसमें भी 3 आदमी हैं। अगर मुझे रिलेशन को दिखाना हो, अगर मुझे रिलेशन को दिखाना हो तो दिखाऊंगा कैसे इन दोनों में भी? भाई एक तरफ अपने पास पापा की फैमिली है, एक तरफ अपने पास मम्मी की फैमिली है, और उनमें मुझे रिलेशन दिखाना है। या मैं बोलूँ एक तरफ पापा और मम्मी के बच्चे हम हैं, ठीक है, एक तरफ चाचा चाची के बच्चे हैं, और हम भाई बहनों में, मतलब कजिन, और हमारे बीच में मुझे फिर रिलेशन बनाना हो कि ये मेरे भाई हैं, ये मैं इनका, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरा बड़ा भाई है। ये तो सब समझते हैं ना अपन सारी चीज़, तो वो रिलेशन देख रहे हैं अपन। अब उस रिलेशन को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं वही हम सीखने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे? अब वो रिलेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान दो। जब भी मैं ए से बी के बीच में रिलेशन डिफाइन करता हूँ तो लिखोगे कैसे? ए कैपिटल आर बी, ए आर बी, ठीक है, ए आर बी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि वन रिलेशन एट द रेट, अब वन का तो ऐसे भी हो सकता है, वन रिलेशन हैज, जैसे 2 का भी है एट द रेट से होता है, 2 रिलेशन एट द रेट, 2 रिलेशन हैज, ऐसे 3 रिलेशन एट द रेट, 3 रिलेशन हैज। भाई सबका एक दूसरे से संबंध हो गया आप अपने आप कि एक का इन दोनों से, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय 1 2 3 एट द रेट हैज, एक का इससे भी रिलेशन, इससे भी रिलेशन, दोनों से आ रहा है देखो, एट द रेट से हैज, 2 का इससे भी रिलेशन, 2 का इससे भी रिलेशन, 3 का इससे भी रिलेशन, 3 का इससे भी रिलेशन। सही है कि? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही तो समझना था। इधर कोई अवयव छूट नहीं रहा, इधर सबका एक दूसरे से क्या बन रहा है, उल्टा भी तो देख सकता हूँ। वाइफ का हस्बैंड से देखो या फिर हस्बैंड का वाइफ से देखो, रिलेशन तो क्या रहने वाला है, हस्बैंड वाइफ का। बेटा का बाप से देखो या बाप का बेटे से देखो, रिलेशन तो वही बेटे बाप का रहने वाला है। सही है कि? भाई बहन का देखो या बहन का भाई के साथ देखो, रिलेशन तो वही भाई बहन का रहने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही तो चीज़ समझने की, लिखने का तरीका आना चाहिए। इसी को हम ए आर बी ना लिख के क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं, कार्तीय गुणन, या मैं बोल देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखने का तरीका बताता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। और इस चीज को कैसे लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, युग्म, समूह का युग्म। युग्म कैसे बनाते हैं, छोटे ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, एक एट द रेट, फिर आगे बोल दो ऐसे, एक एस छोटे ब्रैकेट में, फिर ऐसे 2 एट द रेट, 2 हैश, ऐसे आगे और लिखते जाओ, 3 एट द रेट छोटे ब्रैकेट में, 3 हैश,
छोटे ब्रैकेट में और कर्ली ब्रैकेट। तो इसी को बोलते हैं अपन कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सही। इन सब का रिलेशन को एक साथ लिखने का तरीका क्या आ गया अपने पास, कार्तीय गुणन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही चीज तो समझने लायक थी अपने। सर होता क्या है, सेट क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसको लिखते कैसे मैथमेटिक्स में, वो सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन में क्या होता है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रिलेशन से ही क्या निकल के आता है, फंक्शन। अब वो आता कैसे, लिखने का तरीका। रिलेशन को किससे लिखोगे, फंक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, फलन बोल देते हैं। किससे लिखोगे, एफ से। सच दैट, ये लिखने का साइन है मैथमेटिक्स में, सच दैट ए टू बी, कि कोई फंक्शन है वो परिभाषित है ए से लेके बी में। अब वो किस तरीके से, ये क्या है आपके पास में एक सेट है, ये भी क्या एक सेट है, इन दोनों के बीच में एरो लग रहा है। इस ए को क्या बोलने वाले हो आप, प्रांत। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रांत बोलोगे, और इसको बोल देते हैं इंग्लिश में अपन डोमेन। इसको क्या बोलते हैं अपन, सहप्रांत। ये इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये फलन है। ये इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ये लिखने का तरीका बता दिया। लिखते कैसे हैं, उनको इस तरीके से डिफाइंड या परिभाषित करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, बट समुच्चय ए से बी में एक क्या दे रखा है, रिलेशन। वो रिलेशन को क्या बोल रहे हो आप, फंक्शन। उस रिलेशन को क्या बोल रहे हो आप, फंक्शन। अब ये आपके पास में दे रखा है, तो आपको फिर बोलेगा कि आपके पास में एक एफ ऑफ एक्स, या मैं बोल देता हूँ इसको वाई, या इज इक्वल्स टू मेरे पास, अब जैसे अपन ने ग्राफ पढ़े थे स्टार्टिंग से, कि आपने बोला सर एक्स प्लस वन, कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बोलो, या वाई बराबर एक्स प्लस वन बोलो। ये आपको क्या दे दिया, फलन। ये फलन ऐसा कुछ दे रखा है। अब ए में मेरे पास क्या हो सकते हैं, कुछ अवयव हो सकते हैं। ये तो बोले ना कि एक समुच्चय है, तो समुच्चय में क्या होंगे, समुच्चय में कुछ ना कुछ तो अवयव होंगे। हो सकता है खाली समुच्चय भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अलग अलग अपने पास समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे तब सीखेंगे, बट अपने को लॉजिक समझना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं इन सब के बारे में। तो मैंने बोला एक फलन परिभाषित है नेचुरल टू नेचुरल, एक फलन परिभाषित है नेचुरल टू नेचुरल में डिफाइंड है। फिर मैंने बोला कि सर y बराबर एक्स प्लस वन भी दे रखा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, ये प्रांत या डोमेन, ये कोडोमेन या सहप्रांत, बीच में एरो होगी। इस y को बोलते हैं अपन रेंज या परिसर या परास, रेंज या परास या परिसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस y, या फिर मैं fx भी बोल दूं तो fx भी y के बराबर होता है, तो y बोलो या fx बोलो, ये बात है। x के पदों में कुछ होना fx, और इस fx को ही क्या बोलते हैं, y। समझ गए, चलो। तो सीधी सी बात है, y बराबर x प्लस वन, ये एक ऐसा कोई फंक्शन परिभाषित करके ये अपने को दे दिया। अब ये फंक्शन तो है भी, तो मैं बोलूँ कि सर इसका प्रांत क्या है या डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या बन गया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है अपने पास, वो सारे के सारे इसके क्या है, डोमेन है। फिर मैं बोलूँ सर इसका सह प्रांत कितना है या कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन कितना हो गया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी दे रखा अपने को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर मैं बोलूँ कि सर इन सबको मिलाने के बाद में इसकी रेंज क्या है, तो रेंज क्या है, रेंज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सह प्रांत को उठा के इसे x की जगह रखना है, सॉरी प्रांत को उठा के, प्रांत बोलो या इसकी x की वैल्यूज बोलो, इसी n को प्रांत बोलो, डोमेन बोलो या x का मान बोलो, उठा के कहाँ रखना है, इसमें। तो y की वैल्यू आएगी भी। अब वो आएगी कैसे, देखो कि आपके पास में ये क्या था, नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर,
ये आपके पास में डोमेन और ये आपके पास में कोडोमेन। सही, एक डोमेन और एक कोडोमेन। अच्छा, मैंने बोला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और भी सारी हो सकती हैं, इतनी लिखते हैं अपन। तो इधर भी अपने पास 1 2 3 4 ऐसे कुछ और सारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। तो फिर मैंने बोला कि x का मान, ये इसको x का मान बोलते हैं, बस ये दिमाग में रखो। प्रांत मतलब x का मान उठा के रखिए, ये जितने भी मान के उठा के रखूंगा तो देखो क्या क्या करता है। जैसे x का मान 1 रखता हूँ तो y बराबर 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 का मैपिंग या प्रतिचित्रण इमेज कहाँ बन गया, 1 की इमेज कहाँ बनी, 2। तो ये 2 क्या है, इसकी एक रेंज है। चलो फिर और रखते हैं, y बराबर 2 रखा, भी 2 + 1 रखा, कितना हो गया, 3। 2 का प्रतिचित्रण 3 से, ऐसे ही 3 का प्रतिचित्रण 4 से, 4 का प्रतिचित्रण 5 से, 5 का जितने भी होते जाए, जितने भी अपने x के मान रखते जाएंगे, प्राकृत संख्या रखते जाएंगे, वैसे अपने पास क्या निकलते जाएंगे, y के मान निकलते जाएंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझना है अपने को। वो चीज़ क्या समझनी है कि सर ये 1 की मैपिंग तो नहीं हुई गई, ये 1 तो रह गए यहाँ पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही तो समझना है कि जब अपने पास x का मान रखें, इसके अंदर y के बराबर में जो भी x के पदों में दे रखा है, तो जो आएगी वो तो रेंज आएगी। भाई अपने पास ये और नीचे तक जाएगा तो वो तो क्या आ रही है, रेंज आ रही है। वो क्या आ रही है, रेंज आ रही है। और ये 1 क्या आ गया आपके पास में, छूट गया। तो कोडोमेन के अंदर तो भाई ये 1 भी है, रेंज में 2 से स्टार्ट हो रखा है। तो कोडोमेन बड़ा कि रेंज बड़ा, कोडोमेन बड़ा, सीधी सी बात है। तो कोडोमेन, अब इसी रेंज को मैं लिख दूं कि रेंज बिलोंग्स टू क्या हो गया कि नेचुरल नंबर थे उनमें से ये 1 गायब कर दो, ये 1 वाली चीज गायब कर दो, वो इसकी क्या हो चुकी, रेंज हो चुकी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश की है मैंने, समझ में नहीं आया लेक्चर को दोबारा देखो, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी को समझने के बाद में, छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद में मैं कुछ लंबी लंबी बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है सेट, फिर छोटा सा चैप्टर है रिलेशन, बट फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो तुम्हारे 11th में तो अभी बहुत छोटा सा चैप्टर है फंक्शन भी, क्योंकि वो रिलेशन और फंक्शन को दोनों को एक साथ दे रहा है। बस 12th में तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि प्रांत क्या होते हैं, सह प्रांत क्या होता है, रेंज क्या होती है, तो वो मैंने समझा ही दिया। अब यही चीज़ मैं प्रांत, सह प्रांत, कोडोमेन, डोमेन, इन सब के बारे में बात करूं तो इन्हीं चीज़ों को मैं किससे रिलेट करने वाला हूं, अपन ने जो अभी तक ग्राफ पढ़े हैं। अगर मुझे ग्राफ आता है तो मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, इन तीनों चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि f(x) बराबर x²। ग्राफ पढ़ा है अपन ने x की पावर n का और n बराबर 2m हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो x² का ग्राफ बनता है अपने पास। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा कुछ ये ग्राफ बनाया था आपने पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में, या जिस पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर, परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुला हो। अब ध्यान दो, ये जितने भी हैं ये तो x थे, ये जितने भी हैं ये कहेंगे y आएंगे, x के ऊपर वाले प्लस के, x के नीचे वाले माइनस के, x के राइट वाले y के राइट वाले प्लस के, y के लेफ्ट वाले माइनस के। तो सीधी सी बात है, ये ग्राफ कहाँ बन रहा है, ये था आपके पास में डोमेन, ये x की वैल्यूज क्या थी आपके पास में, डोमेन या प्रांत। फिर मैं बात करता हूँ फिर से ये y की वैल्यू, भाई कुछ रखोगे तभी तो आपके पास भी ये मान आएंगे, तभी तो ग्राफ बनेगा। x के मान रखोगे तभी तो y के मान आएंगे। तो फिर ये क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू जाएंगी कि नहीं आएंगी, तो ग्राफ तो कुछ बनेगा। तो फिर ये y के मान कितने आए, भाई 0 पे तो 0 आ गया, x बराबर 0 रखा तो 0 आ गया, y बराबर 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया। बट ये y के मान कौन से निकल के आ गए, ये ऊपर वाले मान निकल के आ गए। अब जरूरी थोड़ा था मैं 1 2 3 4 रखूँ, 1/2 1/4 1/√2 1 √2 √3 √4 कुछ भी रखूँ, मान तो क्या निकलेंगे भाई, क्या ही। तो ये अपने पास क्या हो चुका, रेंज। अब रेंज को बोलूंगा तो कौन सी बन गई, रेंज बिलोंग्स टू R पॉजिटिव यूनियन
संघ, यूनियन, कि जीरो को भी शामिल कर लिया हमने। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ रेंज बनी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चीज़ पढ़ी है वो बहुत काम की चीज़ पढ़ी है हमने अभी तक, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी या इससे पहले हमने ग्राफ में भी। मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, मैं खुद आपको उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करवाते हुए चले। कभी भी ये मत सोचना कि मैं जंप मार रहा हूँ कि इस चीज़ को करवाने के बाद मैं ये करूँगा, नहीं। अपने को टाइम लगे, बट अपने को एक एक चीज़ क्या करनी है, सीखनी है। जितना सीखोगे उतना ही तो आगे बढ़ोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस चीज़ के अलावा मैं आपको इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये चीज़ अपने को समझानी ज़रूरत थी। तो रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब अगले वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ने की बजाय मैं ये क्या बोलता हूँ कि ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है कि याद नहीं करना, लेकिन अगला वाला जो चैप्टर करवाऊँगा मैं वो करवाऊँगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल लिया था कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्राफ सीखा है हमने, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उससे क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, अब अपन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन की बजाय अपने पास द्विघात समीकरण। तो पूरा का पूरा लेक्चर अपने पास अब काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर के लिए वेट करो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।